हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक और आज ला रहा हूं मैं आपके लिए एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 6 से चैप्टर नंबर 4। यहाँ पर आज हम लोग जो है मानचित्र का अध्ययन करेंगे, यानी मानचित्र किस प्रकार का होता है, कौन कौन से मानचित्र होते हैं, मानचित्र के क्या क्या घटक हैं, ये सब बातें हम यहाँ पे जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या नोट डाउन करना है, क्या क्या डिस्कस करना है हमें यहाँ पर। देखिए, अध्याय 4 जो है मानचित्र है। तो आप मानचित्र के बारे में, यानी इससे पहले के अध्याय में आप ग्लोब के बारे में जान चुके हैं, ग्लोब के महत्व के बारे में जान चुके हैं। ठीक है, कि ग्लोब जो है पृथ्वी का एक लघु मॉडल के रूप में होता है, जिससे हमें पृथ्वी के एकदम यकायक एकदम जानकारी मिल जाती है, पृथ्वी के बारे में जानकारी मिलती है, पृथ्वी के बिल्कुल सचित्र वर्णन हो जाता है पृथ्वी का हमारी आंखों के सामने। ठीक है, अब केवल ग्लोब से बात नहीं बनने वाली थी। ग्लोब पर हम क्या होता है, एक मोटा मोटा अनुमान जो द्वीप आपके जो महाद्वीप वगैरह हैं वो, यानी कि समुद्र वगैरह हैं, वो सब दर्शा लेते हैं। लेकिन हमें किसी भी जगह का, किसी भी स्थान का अंदर के जो पार्ट हैं वो देखने को नहीं मिल पाते हैं। ठीक है, क्योंकि ग्लोब पर कम भाग होता है, कम भाग में हमें महाद्वीप वगैरह दर्शाने होते हैं, तमाम जो उनके जो समुद्र वगैरह हैं, कौन कौन से नियर बाई सागर पड़ रहे हैं वो भी दर्शाने होते हैं। ठीक है, तो इसलिए वहां पे इतना स्थान नहीं बचता है कि हम भाई उसके डीपली कौन कौन से द्वीपों के अंदर भी कौन कौन से देश हैं, देश के अंदर कौन कौन से नगर हैं, शहर हैं, गांव हैं, ये सब दर्शाना इम्पॉसिबल है। तो ऐसे में स्थिति के लिए हम मानचित्र का सहारा लेते हैं। मानचित्र क्या होता है, जैसे ग्लोब तो जो होता है 3D होता है। 3D का मतलब होता है 3 डायमेंशन। ठीक है, जबकि मानचित्र होते हैं 2D, यानी कि अभी आप मोबाइल पर जो स्क्रीन देख रहे हैं 2D स्क्रीन है ये। ठीक है, 2 आयामी स्क्रीन है। तो मानचित्र जो होते हैं 2 आयामी प्रकृति के होते हैं। इनसे हमें ये लाभ मिलता है मानचित्र की सहायता से कि हम किसी भी चित्र का जो है, किसी भी चीज का हम यहाँ पे एग्जैक्ट लोकेशन जो है इस पर बता देते हैं। भाई ये चीज यहाँ पे मानचित्र में, ये यहाँ पे पड़ रही है, यहाँ पे पड़ रही है, ये सब बता पाते हैं हम। ठीक है, साथ ही साथ तथ्यों को हम ज्यादा से ज्यादा समाहित कर पाते हैं मानचित्र के अंदर। वहीं ग्लोब पर इतना सारा समाहित करना हमारे लिए इम्पॉसिबल है, असंभव है। ठीक है, तो यहां पर पहला पॉइंट इसमें नोट करेंगे, मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। चपटी से मतलब एक, देखिए यहाँ पे एक क्लास 6 के बच्चे की भाषा में बोला गया चपटी सतह क्या होती है। चपटी का मतलब पतली से मतलब अभिप्राय कागज पर। ठीक है, 2 आयामी सतह पर, 2D सतह पर। ठीक है, तो पहला पॉइंट यही है, मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। ठीक है, पहला पॉइंट नोट कर लिया होगा। देखिए, इसी में सब पॉइंट नोट करेंगे। जब बहुत सारे मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है तब एक एटलस बन जाता है। यानी आपके पास ऑक्सफोर्ड एटलस वाली किताब है। ठीक है, तो उसमें क्या है, आप विभिन्न विभिन्न महाद्वीपों के मानचित्र देख रहे हैं, विभिन्न विभिन्न महाद्वीपों के राजनीतिक मानचित्र हैं। ठीक है, इसके अलावा जो आपके प्राकृतिक मानचित्र हैं उनके, यानी प्राकृतिक किस प्रकार से प्रकृति है, क्या क्या प्रकृति की घटनाएं घटित हो रही हैं, तो वो सब मानचित्र आपके पास हैं। तो उन सब मानचित्रों का जो समूह होता है उन्हें क्या कहेंगे हम, ठीक है, एटलस बोलते हैं। ठीक है, जब बहुत से मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है तब एक एटलस बन जाता है। ये पहले का सब पॉइंट है। आगे बात करते हैं मानचित्र का वर्गीकरण, यानी मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं, तो ये हम जानेंगे यहाँ पर। सेकंड है कि अगला पॉइंट यहाँ नोट करेंगे, मानचित्र के प्रकार। ठीक है, मानचित्र के प्रकार, पहला तो है यहाँ पर आपका भौतिक मानचित्र, यानी कि पहला, यानी मानचित्र का प्रकार, आपने हेडिंग डाल दी मानचित्र का प्रकार, तो इसमें पहली सब हेडिंग है भौतिक मानचित्र। भौतिक मानचित्र में क्या है कि इसमें पृथ्वी की आकृतियों जैसे पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्रों को जो है हम क्या कहते हैं, भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहा जाता है। ठीक है, ये पहला सब पॉइंट नोट कर लेना। इसमें पहली हेडिंग में भौतिक मानचित्र में कि पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियां जो है, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, नदियां, महासागर इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्र जो होते हैं वो भौतिक मानचित्र होते हैं। ठीक है, जिन्हें भौतिक या उच्चावच बोलते हैं, मानचित्र बोला जाता है। सेकंड आती है फिर हमारी राजनीतिक मानचित्र। राजनीतिक में क्या होता है, इनमें जो राज्य हैं, नगर हैं, शहर, गांव और विश्व या देश के विभिन्न राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र होते हैं। ये इन्हें बोलते हैं हम राजनीतिक मानचित्र। ये नोट कर लेना राजनीतिक मानचित्र में। ठीक है, ठीक है, भौतिक देख लिया, राजनीतिक देख लिया। अब कहते हैं, बात करते हैं थीमेटिक मानचित्र की। यानी थर्ड जो मानचित्र है थीमेटिक मानचित्र होता है। थीमेटिक मानचित्र में क्या होता है कि कुछ मानचित्र जो होते हैं विशेष जानकारियां प्रदान करती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, विशेष जानकारियों से अभिप्राय क्या है कि हमें भारत देश में ये देखना है, भारत के मानचित्र में एक बनाया, इसमें ये देखना है कि भाई न्यूक्लियर रिएक्टर जो है देश में कितने हैं। 12 रिएक्टर हैं, 12 या 13 रिएक्टर हैं अभी। तो उन रिएक्टरों का मानचित्र बना दिया हमने ये मानचित्र एक बनाया कि भाई देश में कितनी झीलें पड़ रही हैं। ठीक है, देश के अंदर कितनी झीलें हैं, तो वो एक थीमेटिक मानचित्र बोला जाएगा। हमने पर्टिकुलर राज्यवार उसे चिन्हित कर दिया, भाई ये झील यहाँ पे पड़ रही है, ये झील यहाँ पे पड़ रही है। हमने ये देखना था कि भाई राज्य में मतलब कितने पक्षी विहार हैं, तो ये थीमेटिक मानचित्र के अंतर्गत आते हैं। ऐसे मानचित्र जो होते हैं वो थीमेटिक मानचित्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो लिख लीजिए इसमें कि कुछ मानचित्र विशेष जानकारियां प्रदान करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योगों आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र इत्यादि। तो ये सब क्या कहलाते हैं,
ये कहलाते हैं थीमेटिक मानचित्र कहलाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगली जो है यानी कि अगला पॉइंट है कि मानचित्र के कितने घटक होते हैं। थर्ड पॉइंट यहाँ पे देखिए, अगला नोट कर लीजिए। यहाँ पे आपने 2 हेडिंग लिख ली है। यहाँ पे पहला पॉइंट लिख लिया है। पहला पॉइंट के बाद आपने एक डाल दी मानचित्र के प्रकार। सेकंड पॉइंट देखिए, सेकंड पॉइंट था ये वाला, मानचित्र के प्रकार जो था सेकंड पॉइंट था। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट के 3 सब पॉइंट थे। अब देखिए थर्ड पॉइंट आपका जो आएगा ये आएगा मानचित्र के घटक। मानचित्र के थर्ड पॉइंट है, मानचित्र के 3 घटक हैं, दूरी, दिशा और प्रतीक। ठीक है, दूरी क्या होती है? देखिए दूरी से अभिप्राय यहां पर ये है कि आपको पता होगा कि हम जो पृथ्वी की दूरी है, एक स्थान से दूसरे स्थान की दूरी होती है काफी लंबी लंबी, जबकि मानचित्र पर जगह बहुत सीमित होती है। तो वहां पर हम ये करते हैं कि मान लीजिए कि फॉर एग्जाम्पल मान लो हमने डिनोट कर दिया कि 1 सेंटीमीटर बराबर यहाँ पर जो है 1000 किलोमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर की जो दूरी है वो यहाँ पर 1000 किलोमीटर डिवाइड कर रही है। ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा हम ये इसलिए करते हैं ताकि जो वास्तविक दूरी है, वास्तविक दूरी जो है मानचित्र पर दिखाई जा सके, और उसका जो वास्तविक दूरी है, वास्तविक दूरी का जो समानता है वो यानी कि वास्तविक दूरी की मानचित्र की दूरी के साथ समानता रहे। ऐसा इसलिए करते हैं, तो हम छोटी छोटी दूरियों में डिवाइड कर लेते हैं उसे। ठीक है, तो देखिए यहां पर नोट कर लेना, इसी में नोट कर लेना, यानी कि इसमें मानचित्र के 3 घटक हैं। इसमें पहली आपकी जो हेडिंग डाल लेना इसमें दूरी। ठीक है, दूरी आपने डाल ली होगी। दूरी में आप लिखेंगे, इसमें लिखेंगे कि जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों जैसे महाद्वीपों या देशों को कागज पर दिखाना होता है तब हम लोग छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। उदाहरण एग्जाम्पल, मानचित्र पर 5 सेमी स्थल के लिए 500 किलोमीटर दर्शाता है। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं? ये क्या कर दर्शा रहा है? दूरी दर्शा रहा है। इसे छोटे पैमाने वाला मानचित्र बोला जाता है, कुछ भी बोल सकते हैं इसे। ठीक है, छोटे पैमाने वाला मानचित्र भी कहा जाता है इसे। तो आपको मैंने एग्जांपल दे दिया है कि जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों जैसे महाद्वीपों या देशों के कागज पर दिखाना होता है तो हम छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है? दूरी कम कर देता है इससे। ठीक है, दूरी भी कम हो जाती है और ये दूरी जो है महत्वपूर्ण घटक है। ठीक है, अब दूसरा घटक हम जान लेते हैं। दूरी आपने देख ली। दिशा। ठीक है, देखिए ये आपने देखा होगा, कोई भी मानचित्र आप देखें, सरकारी मानचित्र देखें या कोई भी देखें, तो दिशा भी आपको, दिशा का ज्ञान भी करवाते हैं मानचित्र। दिशा का मतलब क्या होता है? मानचित्र के एक कोने पर सीधे हाथ पर या फिर टेढ़े हाथ पर, यानी कि उल्टे हाथ पर, यानी सीधा हाथ या उल्टे हाथ पर, बाएं यानी दाएं हाथ पर या बाएं हाथ पर एक जो है तीर एरो बना होता है। एरो बना होता है, इस तरह लिखा होता है भाई, ये भाई नॉर्थ हो गया, ये यहाँ पर हो गया यानी ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया और ये हो गया साउथ हो गया। जिससे पता चल जाता है भाई ये जो हमें नक्शा है इसी दिशा में रखते हुए देखना है। ठीक है, तो दिशा से क्या अभिप्राय है? देखिए यहां पर जो दिशाएं हैं, यहाँ पे 4 मुख्य दिशाएं होती हैं, यानी कि 4 मुख्य दिशाओं उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम को प्रधान दिग्बिंदु कहा जाता है। यहाँ नोट कर लेना इसमें दिशा कि 4 मुख्य दिशाओं उत्तर, दक्षिण, पूर्व एवं पश्चिम को प्रधान दिग्बिंदु कहा जाता है। प्रधान दिग्बिंदु कहा जाता है। ठीक है, यानी कि 4 दिशाएं हैं, इन्हें प्रधान दिग्बिंदु कहते हैं। इसके अलावा इनके बीच की भी 4 दिशाएं होती हैं, जैसे उत्तर के अलावा उत्तर पूर्व है, दक्षिण और पूर्व के मध्य दक्षिण पूर्व है, उत्तर पश्चिम है, दक्षिण पश्चिम है। ठीक है, तो देखिए ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो आपको पता ही है। तो आप केवल इतना लिख लीजिए दिशा में कि 4 मुख्य दिशाएं उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम को प्रधान दिग्बिंदु कहा जाता है। ठीक है, तो किसी भी जो है मानचित्र में दिशा की मदद से, यानी दिशा की मदद से हम एग्जैक्ट लोकेशन का पता लगा पाते हैं कि भाई ये चीज यहां पर अवस्थित है। ठीक है, अब बात करते हैं, यहां पर एक यंत्र देख रहे होंगे दिक्सूचक, जिसका नाम है दिक्सूचक यानी कंपास। आम भाषा में इसे हम बोलते हैं कंपास, अंग्रेजी में बोलते हैं कंपास। ठीक है, यानी इससे दिशा का मापन होता है। दिशा का मापन कैसे होता है? इसमें एक सुई लगी होती है जो सीधे स्वतंत्र रूप में उत्तर दक्षिण में आकर रुक जाती है। उत्तर दक्षिण में जब रुक जाती है तो हम पता लगा देते हैं भाई ये दिशा उत्तर हो गई, ये यहाँ पे दक्षिण हो गई, साइड में पूर्व आ रहा है और ये पश्चिम आ रहा है। ठीक है, यानी ये होती है हमारी कंपास। कंपास जो होती है, यानी कंपास जो है ये उत्तर दक्षिण में आकर रुक जाती है। तो यहाँ पर नोट करेंगे अगला पॉइंट। देखिए इस दिशा में यहाँ पे नोट डाल के लिख लीजिए, नोट डाल के लिख लीजिए दिशा में हम दिक्सूचक यानी कंपास की सहायता से किसी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं। ठीक है, हम दिक्सूचक यानी कंपास की सहायता से किसी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं। इसकी चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में होती है। ये नोट कर लेना नोट में, इसकी जो चुंबकीय सुई है इसकी दिशा हमेशा जो है उत्तर दक्षिण दिशा में होती है। अब देखिए यहां पर हमने थर्ड पॉइंट में सेकंड सब पॉइंट नोट कर लिया, दिशा नोट कर लिया। अब थर्ड पॉइंट का थर्ड सब पॉइंट आएगा, ये आएगा प्रतीक। यानी कि ये तो पॉसिबल है नहीं कि मानचित्र बना रहे हैं उसमें हम एग्जैक्ट वही इमेज वहां पे ला सकें, तो इसके लिए प्रतीक घोषित कर दिए हैं। जैसे प्रतीक कुछ हमने ऐसे बना लिए हैं, ये देख रहे होंगे आप, जैसे रेलवे लाइन के प्रतीक हैं, बड़ी लाइन को ऐसे दिखा रहे हैं, मीटर लाइन को इस तरह दिखा रहे हैं और रेलवे स्टेशन को इस तरह से दिखा रहे हैं। पक्की और कच्ची सड़क को इस तरह दिखा रहे हैं, कच्ची को हमने डॉट डॉट के फॉर्म में दिखा दिया। ठीक है,
तो ये कुछ प्रतीक हैं, और ये प्रतीक जो है ये अंतर्राष्ट्रीय प्रतीक हैं, ये यानी अंतर्राष्ट्रीय सहमति से बनाए गए प्रतीक हैं, ताकि कहीं भी आप जाएं तो आपको दिक्कत ना हो। कहीं भी किसी भी देश में जाएं, किसी भी देश की यात्रा कर रहे हो तो आपको आसानी पता लगा लें कि भाई इन प्रतीकों से यहाँ पर ये चीज स्थित है। ठीक है, तो प्रतीक में लिख लेना आप, ये प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। इन प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है। ठीक है, इतना ही लिख लीजिए, ये प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। ठीक है, तो जानकारी कैसे प्रदान करते हैं प्रतीक, यानी कि उनकी जगह हम छोटे छोटे और भी ऐसे आकृतियां बना देते, प्रतीक बना देते हैं। ठीक है, यानी किसी जैसे मान लो हॉस्पिटल है, तो हॉस्पिटल की जगह हमने कहा क्या बना दिया, प्लस का निशान बना दिया। ठीक है, तो इससे अभिप्राय क्या हो गया कि यहां पर हॉस्पिटल है। ठीक है, तो आपने ये देख लिया प्रतीक के रूप में। तो आप इसी में लिख लीजिए कि इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय सहमति है, और ये रुढ़ जो है, यानी ये रुढ़ जो प्रतीक आप देख रहे हैं ये रुढ़ प्रतीक कहे जाते हैं, यानी कि जो आप ऊपर जो प्रतीक देख रहे हैं ये इन्हें रुढ़ प्रतीक बोलते हैं हम। ठीक है, तो आप इसमें लिख लेना अगला पॉइंट, सेकंड पॉइंट, इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है। इन प्रतीक से अभिप्राय ऊपर प्रतीक इसमें दिए गए, इनके संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है और ये रुढ़ प्रतीक कहलाते हैं। ठीक है, ये आपका सेकंड पॉइंट है इसमें। अब देखिए इसमें प्रतीकों में कुछ ज्यादा था नहीं, आप समझ ही गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। देखिए अब बात करते हैं रेखा चित्र। देखिए रेखा चित्र क्या होता है, ये एक आरेखण है जो पैमाने पर आधारित ना होकर यहाँ पर याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है। ठीक है, यानी कि हमने एक याददाश्त के आधार पर एक रेखा चित्र बना लिया। कहने का अभिप्राय क्या है, कहने का अभिप्राय ये है भाई मैंने कह दिया किसी व्यक्ति से कि आपको फलाने सेंटर पे यानी कि फलाने एग्जाम सेंटर पे जो है पेपर देने जाना है इतने बजे से। अब भाई आपको पता ही नहीं एग्जाम सेंटर का, आप तो खैर गूगल मैप वगैरह है। पहले के समय में क्या होता था कि हम एक ऐसी रेखा चित्र बना देते थे, कागज पर रफली बना देते थे। कैसे कि भाई ये आपका रेलवे स्टेशन हो गया, रेलवे स्टेशन से आप यहाँ से ऐसे निकले, ठीक है, यहाँ से सीधे निकले, यहाँ से निकलने पर आपको यहाँ पर एक जो गोल सर्कल पड़ता है, गोल सर्कल से आप लेफ्ट में यहाँ चले गए, लेफ्ट में घूमने के बाद एक सड़क यहाँ जा रही है ऐसे करके, यानी कि यहाँ पर इस पे जाने के बाद सीधे हाथ पर सड़क जा रही है, और सीधे हाथ पर जब जाएंगे तो यहाँ पर एक विद्यालय पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, एक रफली चित्र जो बना है ये रेखा चित्र होगा ये। ठीक है, जो कि बिना किसी पैमाने पर आधारित होता है, यहाँ पर कोई निश्चित पैमाना नहीं होता है। ठीक है, हमने एक रफली यानी कि अपने माइंड में एक जनरल आइडिया के रूप में इस चित्र को बनाते हैं। ठीक है, तो इसे रेखा चित्र कहा जाता है। तो नोट कर लेना इसमें, रेखा चित्र एक आरेखण है जो पैमाने पर आधारित ना होकर याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है। याददाश्त का अभिप्राय क्या है कि आपने जो चीजें देखी हैं उसी के आधार पर आपने बना दी। यानी मैं आपसे अगर कहीं पूछूं कि भाई ये स्थान कहां पड़ रहा है तो आप बता देंगे, आप अपने घर से इस प्रकार निकलेंगे, ऐसे जाएंगे और यहां पर ये पड़ जाएगा, तो ये रेखा चित्र कहलाएगा। ठीक है, तो यहां नोट कर लेना, इस प्रकार कच्चे आरेख को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है तथा इसे रेखा चित्र मानचित्र कहते हैं। रेखा चित्र मानचित्र के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं खाका। खाका क्या होता है, देखिए एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र क्या कहलाता है, खाका कहलाता है। इसमें जो है लोग बड़े पैमाने वाले रेखा चित्र खींच सकते हैं, यानी कि इसमें क्या होता है, इसमें बहुत सारी जानकारियां प्राप्त होती हैं खाके से। खाके में हमें एग्जैक्ट चीजें पता चल जाती हैं, यानी कि इसमें सब कुछ लिखा होता है, लंबाई चौड़ाई सब कुछ इसमें जो है यहाँ पे नहीं दिखाई जाती है, लेकिन हमें एक खाका तैयार कर देते हैं। एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर हम रेखा चित्र बना देते हैं, जिसे हम खाका कहते हैं। तो यह नोट कर लेना खाके में कि एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पर खाका नोट कर लिया, अब इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है चैप्टर में। इसी के साथ आपका ये चैप्टर जो है ये भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, इससे रिलेटेड जो आपको एक वीडियो है, यानी कि इसके रिलेटेड जो एमसीक्यू वाला वीडियो है उसका लिंक मैंने आई बटन में यहाँ दे दिया है। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दिया है मैंने। इस चैप्टर में कुछ खास नहीं था। ठीक है, तो आई होप आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। देखिए आप इस वाले वीडियो को भी लाइक शेयर करना ना भूलें। आपके नियर बाई जो भी अभ्यर्थी हो, आपके टच में जो भी अभ्यर्थी हो, उन्हें जरूर यानी उनसे बोलें इस वीडियो को शेयर करने के लिए या उनको देखने के लिए। इसके अलावा देखिए एक बात और मैं कहने भूल गया हूँ यहाँ पर, आप रूरल अकेडमी हमारा एक नया चैनल है यूट्यूब पर। ठीक है, तो उस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। उस चैनल पर हम जो है आपको जो है डेली करंट अफेयर सीरीज दे रहे हैं, जो कि यूपीएससी एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी है। ठीक है, यूपीएससी एग्जाम में उसमें से जो है क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। तो उस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, रूरल अकेडमी के नाम से है, उसे मैं ही संचालित कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा। तो आज के लिए बस नहीं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।